मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हमने पिछली बार पुरस्कार पाठ का आधा भाग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ कौशल राज में एक उत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ पर राजा एक दिन के लिए किसान बनते हैं और दूसरों की किसानों की भूमि को जोतते हैं, और जिस खेत को वो जोतते हैं वो खेत उनका हो जाता है और वे उस खेत के मालिक को उसकी 2 गुना 4 गुना रकम दे देते हैं। इसी प्रकार इस बार मधुलिका के खेत की बारी आई थी और राजा ने मधुलिका के खेत को जोता और उसे स्वर्ण से भरा थाल दिया था। आगे अब हम पढ़ते हैं। मधुलिका जो है वो कठिन परिश्रम करती है, परंतु किसी की दया या किसी से मदद नहीं लेती है। स्वयं मेहनत करती है और अपना जीवन यापन कर रही है। आगे मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था। अब मधुलिका जो है दूसरों के खेतों में मजदूरी करके काम करके अपना जीवन यापन कर रही थी और उसी समय बैठे बैठे वो कुछ सोच रही थी, मन में कुछ सोच रही थी और उसको बहुत अधिक गरीबी ने घेर लिया था, अर्थात उसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। वो अपनी झोपड़ी के अंदर थी जहाँ वो सोच रही थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, बिजलियां कड़क रही थी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। मधुलिका जो है अपनी जो टूटी फूटी झोपड़ी थी उसकी घास फूस की बनी थी, उसके अंदर थी और वो ठंड से कांप उठी, बिजली की गड़गड़ाहट से कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, कौन है यहाँ? अचानक उसकी कोठरी के बाहर से आवाज आई कि कौन है यहाँ पर? पथिक को आश्रय चाहिए। सामने वाला जो भी उसकी कोठरी के आगे खड़ा था उस व्यक्ति ने कहा कि पथिक मतलब रास्ते पर चलने वाला, उस रास्ते से गुजरने वाला राहगीर जो वहां से जा रहे थे। और वो उनको पानी बहुत तेज आ रहा था, बारिश तेज हो गई थी, तो उनको थोड़ा आश्रय चाहिए था, थोड़ी देर सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, पानी से बचने के लिए। तो उस व्यक्ति ने आवाज दी कि कौन है यहाँ? इस राहगीर को थोड़ा सा सहारा चाहिए, आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। मधुलिका ने उसकी जो झोपड़ी में लकड़ियों उसकी डंडियों से जो दरवाजा बना था उसको खोला। बिजली चमक उठी, अचानक बिजली चमक उठी और उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार। उसने देखा कि उसके सामने जैसे ही बिजली चमकी तो बिजली के प्रकाश से सामने उसको एक घोड़े पर सवार व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति कौन था? वही राजकुमार। जब मगध का वो जो उत्सव चल रहा था, उस कौशल राज्य का जो उत्सव चल रहा था, वो देखने आया था मगध का राजकुमार, वो उसके दरवाजे पर खड़ा था। मधुलिका आश्चर्य से, युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? उसने राजकुमार को देखते ही आवाज लगाई कि राजकुमार आप? तो राजकुमार ने जब मधुलिका को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी यह हालत हो गई है, अर्थात मधुलिका की परिस्थिति, उसकी हालत देखकर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत? अब मधुलिका ने भी उससे सवाल कर लिया कि आज आपकी यह हालत कि आप बारिश में भीग रहे हैं। मैं मगध का विद्रोही निकाला गया राजकुमार, कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। अब वो अपनी बात बताता है कि मैंने विद्रोह कर दिया था तो मुझे विद्रोही बना दिया गया और मुझे अपने राज्य से, मगध से निकाल दिया गया है और मैं तुम्हारे राज्य कौशल में नौकरी के लिए, मतलब कार्य के लिए, काम करने के लिए आया हूँ। जीविका खोजने मतलब जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाना, उसको जीविका कहा जाता है, उसके लिए आया हूँ। स्वागत है। अब मधुलिका उनका स्वागत करती है। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। ठंडा मौसम था। अब उस समय जो बादल थे, पानी तो बंद हो गया था और ठंड का मौसम आ गया था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। अरुण और मधुलिका बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। आसमान में चांदनियां छिटकी हुई थी। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? अब मधुलिका राजकुमार से पूछती है, क्योंकि राजकुमार के साथ कुछ सैनिक भी थे, तो वो बोलती है कि तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुमको अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं बाहर काम ढूंढने जाना पड़ रहा है, तो इतने सारे सैनिक तुम्हारे साथ क्यों हैं? मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। राजकुमार उसको उत्तर देता है कि मैं अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से एक नए राज्य की स्थापना करूंगा। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? अब यहाँ पर मधुलिका आश्चर्य से और उससे कहती है
कि अच्छा, तो तुम्हारा अभी भी उत्साह है कि तुम एक नया राज्य बनाओगे, अभी भी तुम्हारे अंदर ये इच्छा है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। अब राजकुमार मधुलिका से कहता है कि मैं कौशल राज्य को जीतकर, अर्थात कौशल राज्य को पूरा जीत लूं, अपने प्राणों की, अपनी जान गंवाकर, अपने जान की बाजी लगाकर इस कौशल राज्य को जीत लूंगा और इसके राज सिंहासन पर तुम मेरे साथ महारानी बनकर बैठोगी, अगर तुम्हारी यह इच्छा है तो। मधुलिका कांप उठी। क्या? मधुलिका एकदम से डर गई, सिहर गई और वो आश्चर्य से पूछती है, क्या यह सत्य है मधुलिका? राजकुमार कहते हैं कि हाँ, यह सच है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित है। कौशल के जो राजा है वो मधुलिका के लिए चिंता कर रहे हैं। वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम उनसे प्रार्थना करोगी तो तुम्हारी यह प्रार्थना वो अस्वीकार नहीं करेंगी। वो तुमको अपने सिंहासन पर रानी के रूप में बिठा देगी। किसके साथ? यही राजकुमार उससे बता रहे हैं। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। अब राजकुमार उसको बताता है कि कौशल के जो सेनापति हैं वो किसी और, दस्युनाश मतलब डाकुओं का नाश करने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको मारने के लिए बहुत सारा सैनिकों का बल लेकर उस तरफ गए हुए हैं, बहुत दूर गए हुए हैं और राजा अकेले हैं। जो कहोगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। अगले दिन कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली। दूसरे दिन कौशल के राज दरबार में मधुलिका जाती है और राजा से कहती है, देव, 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। अब वो राजा को कहती है कि 3 साल हो गए हैं आपने मेरी भूमि ले ली है, अर्थात राजा के कोष में जो उस दिन, एक दिन के लिए किसान बने थे, तब आपने मेरी भूमि ले ली थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? अब राजा उनसे कहते हैं, मधुलिका से, तो तुम उसकी कीमत लेने आई हो? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दे। वो कहती है कि नहीं, मुझे उसका दाम नहीं चाहिए। दक्षिण के क्षेत्र में जो नाला बहता है उसके पास मुझे मेरी जितनी भूमि थी उतनी ही भूमि आप मुझे प्रदान करें। मैं अपनी खेती वहीं करूंगी। वो कहती है कि मैं अपना जो काम है, अपनी जो खेती है वहीं जाकर करूंगी। वह भूमि उबड़ खाबड़ है, परंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। अब राजा उससे कहते हैं कि वह तो उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, सीधी जमीन भी नहीं, उस पर तुम खेती कैसे करोगे? और वो महल के बहुत ज्यादा पास में है, तो वो सैनिक के लिए बहुत महत्व रखती है। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई हमला अगर महल पर होता है, कुछ भी होता है, तो इसलिए वो भूमि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं लौट जाऊं? मधुलिका राजा से कहती, तो क्या मैं चली जाऊं खाली हाथ? सिंह मित्र की कन्या, अब राजा उससे कह रहे हैं कि तुम मेरे सिंह मित्र की कन्या हो, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ। और इस प्रकार जो योजना थी, ये सारी योजना किसने बनाई थी? राजकुमार ने, मगध के। और उसने मधुलिका को यह सब समझाकर राजा के पास भेजा था और राजा को ये सब कहने को कहा। और जब राजा ने फिर क्योंकि उसको पता था राजकुमार को कि मधुलिका की बातों को राजा जो है वो ठुकराएंगे नहीं, उसकी बातों को मान लेंगे और उसे वह भूमि दे देंगे। इस प्रकार उसने मधुलिका को भेजा एक योजना के तहत। अब राजा ने मंत्री को आदेश दिया और उसको पत्र देने के लिए कहा। जय हो देव कहती हुई मधुलिका राजमंदिर से बाहर आई। उसने महाराज की जय हो कहकर वहां से, उस राज दरबार से बाहर निकल गई। दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियां काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अब वहां पर जब राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया था, पत्र दे दिया था, तो वहां पर जो नाले के पास बहुत सारी झाड़ियां लगी हुई थी, उन झाड़ियों को काटा गया और वहां पर उसके लिए खेत बनाया गया। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, अरुण अर्थात मगध का राजकुमार, वह उसके जो व्यक्ति थे, उसके जो साथ में सैनिक आए हुए थे, वो वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे थे। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। अब अरुण ने जो अपनी योजना थी उसको अंजाम देने की बात मधुलिका के सामने कही कि आज रात तीसरे पहर मतलब जब सब लोग सो जाएंगे 12 बजे के बाद, उस समय मैं अपनी विजय यात्रा पर निकलूंगा, अर्थात
कौशल राज्य पर धावा बोलूंगा और उसको जीतूंगा। मैं कौशल का राजा बनूंगा और मैं कौशल राज्य को जीतकर वहां का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ। वो मधुलिका को कहते हैं कि आज की रात तो तुम झोपड़ी में बिताओ, कल से तो राज मंदिर में तुम्हारा निवास होगा। कल से तुम राजमहल में रानी बनकर निवास करोगी और ऐश आराम की जिंदगी जियोगी। तुम्हारा जो दुख का समय है वो अब खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हम यह जो मधुलिका का अध्याय है, जो पुरस्कार पाठ का दूसरा अध्याय है, वो यहाँ पर आज समाप्त करते हैं और इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।